हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस दूसरे लेक्चर क्लास में, जिसमें से हम पहले लेक्चर क्लास में क्या इसको ठीक है। तो जो अपन पहला लेक्चर था, है ना, उसमें हम लोगों ने 30 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो ये अपन दूसरा था। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें क्या था कि मैं जो पहला लेक्चर डाला था ना, उसमें से एक ये कमेंट आया है कि रतनपुर का ट्रिक बताए हो तो रायपुर शाखा का भी ट्रिक बता दो, ऐसे करके। ठीक है, तो चलो रायपुर शाखा का भी ट्रिक बता देते हैं भाई। तो चलो, पहले तो हम लोग क्या बताने वाले हैं। पहले मैं बताने वाला हूँ भैया क्या, है ना, राय देखो। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो, रायपुर शाखा के 18 गढ़ कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो, शिवनाथ नदी के उत्तर में जो 18 गढ़ थे उसको अपन बोल दिए रतनपुर। ठीक, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में जो था 18 गढ़, उसको बोल दिया अपन रायपुर। तो हम लोग इस जो आज के इस वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग रायपुर शाखा के 18 गढ़ को जानेंगे और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो 18 गढ़ कौन कौन से है देखते हैं भैया। ठीक, सबसे पहला क्या हो जाएगा कि, है ना, पहले तो ट्रिक बता देता हूँ। ठीक, उसके बाद ट्रिक को लिख देता हूँ, उसके बाद ही आप लोग क्या करना, इसको आगे बढ़ना। ठीक है, तो ट्रिक क्या है देखो भैया। ट्रिक है आपका राशि 5। रा से रायपुर हो जाएगा और सिरपुर, तो सी से आने वाला 5 ठो शहर बताना है। ठीक है, राशि 5, ओमेरा मेहंदी लगा दुर्गा। ओमेरा मेहंदी लगा दुर्गा। ठीक है, तय फिर राजिम। तय फिर राजिम, है ना, तय फिर राजिम। तय आएगा, तय। ठीक है, तय नहीं, तय। तो इसी को तय बोलना है। तय फिर राजिम। अब भाई, भगवान का मतलब क्या बोलते हैं, भगवान के द्वार पे जा रहे हैं तो सुख तो पाएंगे ही। तो तय फिर राजिम, सुख पा सारधा। सारधा। ठीक है, सुख पा सारधा, अकल बड़ा खल्लाड़ी। क्या? अकल, अकल बड़ा खल्लाड़ी। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, इसका नाम ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो। ट्रिक हो गया ना। ठीक, रायपुर हो गया, सिमगा हो गया। ठीक, एक, सिरपुर 2, सिरसा 3, सिंहनगढ़ 4, और एक है सिंगारपुर 5। ठीक, और उसके बाद ये ओमेरा एक शहर हो गया। मोहन मेहंदी है ना, इसको आप बोलना मोहंदी। ठीक, शहर का नाम है, ये 18 गढ़ में से है ये। उसके बाद लगा से हो जाएगा, ल से लवन, दुर्गा, और टैंगना हो जाएगा टै से, और फिर से फिंगेश्वर हो जाएगा, और राजिम हो जाएगा, सुअर मार हो जाएगा सु से। ठीक, और उसके बाद पा से क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं सुख को डबल लिख दिया हूँ ना, ठीक है, एक गलत कर दो। ठीक है, हो गया। पा से पाटन हो जाएगा, और सारधा से तो सारधा ही रहेगा, और अकल बाड़ा हो जाएगा ये। अकल बड़ा लिखा है ना, ये अकल बाड़ा लिख लेना अब उसको। ठीक, और ये खल्लारी का खल्लारी ही रहेगा। ठीक, तो ये रहा रायपुर शाखा का ट्रिक्स। ठीक, तो क्या क्या बोला मैंने, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। रा से रायपुर, सिरपुर, सिमगा, सिंगारपुर, सिरपुर, सिरसा। अच्छा, सिरपुर को डबल बोल दिया, 5 ठो गिनना है। ठीक है, सी से सिमगा, सिरपुर, सिंहनगढ़, सिरसा, और एक है सिंगारपुर। ठीक, उसके बाद उमेरा, मोहंदी, लवन, दुर्गा, और ठीक है, टेंगना। ठीक है, सिंगेश्वर हो जाएगा, और ठीक है, और राजिम हो जाएगा, और उसके बाद सु से सुअरमार हो जाएगा, और पास से हो जाएगा पाटन, सारधा हो जाएगा, अकलबाड़ा हो जाएगा, और खल्लारी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो 30 एमसीक्यू है उसको। ठीक है, तो मेरा टारगेट मैं बताया था ना, है ना, मैं बताया था ना कि 30 एमसीक्यू लाऊंगा करके। इसके लिए सॉरी कि, है ना,
मैं बोला था पिछले क्लास में कि मैं लगातार लाऊंगा ऐसे करके, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं नहीं लाया। लेकिन अब से प्रयास करेंगे पूरा का पूरा लाने का, ठीक है? तो चलो भैया, अब हम लोग कर लेते हैं अपन स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्योंकि हम लोग 30 उसमें सॉल्व कर लिए थे ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 60 तक जाएंगे। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? बताओ। ये आया है आपका सीजीपीएससी के एडी एग्री, ये क्या है एग्री मेरे को नहीं पता भाई, ठीक, इसमें आया है लेकिन, ठीक है? अब उधर आगे दिखाऊंगा तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इसलिए मेरे को आगे नहीं दिखाते बनेगा। अब देख लो, ये अपन 2023 में आया है, ठीक है ना? ठीक, तो इंद्रपुर का प्राचीन नाम क्या है भैया? इसका सही आंसर हो जाएगा खरौद, ठीक है? हाँ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इंद्रपुर का प्राचीन नाम क्या है ना? इंद्रपुर का प्राचीन नाम है अपन खरौद, ठीक है? हाँ, अब भैया देखो यहाँ पे कि इंद्रपुर वर्तमान, है ना, इंद्रपुर जो है वर्तमान खरौद नगर का प्राचीन नाम है। इंद्रपुर जो है वर्तमान खरौद नगर का प्राचीन नाम है, जो पांडु वंश के संस्थापक इंद्रबल ने इस नगर की स्थापना की। अच्छा, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है? ऐसा भी बोल सकते हैं कि खरौद नगर का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रपुर, ठीक है भाई। तो इंद्रपुर का प्राचीन नाम क्या है? खरौद। और खरौद का, ठीक है, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है? खरौद का। खरौद का प्राचीन नाम क्या है बताओ? खरौद का प्राचीन नाम है इंद्रपुर। इंद्रपुर जो है वर्तमान खरौद नगर का प्राचीन नाम है, ठीक है? हाँ, और पांडु वंश के संस्थापक कौन है? इंद्रबल, जो कौन से वंश के शासक? सरकपुरी शासक महासुदेव राज के क्या थे? मंत्री थे, है ना? इंद्रबल। और पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक, इसको मत भूलना, ठीक है भाई। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। कुरुस्पाल शिलालेख दिख रहा है ना आपको? ठीक है, इसको देखो। कुरुस्पाल शिलालेख किस भाषा में लिखा है? तो भैया, कुरुस्पाल शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसका संबंध किससे है? सोमेश्वर देव प्रथम से है ना? जिसमें, है ना, जो संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक। और सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है, जिसमें जानकारी ये मिलता है कि मधुरांतक देव का वध का, है ना, बस्तर का जो छिंदक नागवंशी शासक है ना, मधुरांतक देव, उसके वध का प्रमाण मिलता है, ठीक है? ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, ठीक है ना? ठीक भाई, देख लो भाई, मैं बोला हूँ वैसे ही लिखा है ना? हाँ, अब आते हैं सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था भाई? बताओ। तो सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? तो सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन है भाई? शिवगुप्त। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन है? शिवगुप्त। अब देखो, सोम, सोमवार का संबंध किससे है? भगवान शिव से है कि नहीं? तो याद रख लेना कौन? शिवगुप्त, ठीक है? हाँ, ऐसे मतलब ट्रिक बना के याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक। तो सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था भाई? सोमवंशियों का प्रथम शासक है अपन, सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन है? शिवगुप्त। शिवगुप्त जो है सोमवंश का, शिवगुप्त जो है सोमवंश का प्रथम शासक है ना? शिवगुप्त जो है सोमवंश का प्रथम ज्ञात शासक था, जिसने राज्य का विस्तार सिरपुर से संबलपुर व सोनपुर तक किया। इसने परम महेश्वर, परम भट्टारक, महाराज धीराज जैसी उपाधियां धारण की थी। ठीक, ये बहुत अच्छा है, ठीक। क्या क्या चीज देखो, शिवगुप्त जो है सोमवंश का क्या था? प्रथम शासक था, ज्ञात शासक, ठीक है?
जिससे राज्य का विस्तार के मतलब जो शिवगुप्त है वो राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया भाई? वो राज्य का विस्तार सिरपुर से लेकर संबलपुर, संबलपुर से लेकर सोनपुर तक किया, है ना? इन्हें परम महेश्वर, परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी उपाधियां प्राप्त हैं। ठीक है? हाँ, तो इसको याद रखना। ठीक है? तो मैं पूछूंगा फिर एक बार, आगे बढ़ूंगा उसके बाद पूछूंगा कि परम महेश्वर, परम भट्टारक, महाराज धीराज जैसी उपाधियां किसे प्राप्त हैं और कौन से वंश के शासक है, ऐसे करके मैं पूछूंगा। तो बताना कौन? शिवगुप्त को प्राप्त है भाई, ऐसे करके बताना। ठीक, और कौन है? तो वो सोमवंशी शासक है करके बताना भाई। ठीक, अब देखो, है ना, इसको देखो, ये देखो, राजर्षि तुल्यकुल राजाओं के ताम्रपत्र शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताओ। भीमसेन जानते हो? भीमसेन प्रथम, इसका संबंध किससे है? राजिम से है। ठीक है, जो भीमसेन प्रथम है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध राजिम से है। तो राजर्षि तुल्यकुल राजाओं के ताम्रपत्र का जो अभिलेख है वो राजिम से प्राप्त हुआ है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है भाई, देख लो। ठीक है, तो इसका चांस है कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस के चांस बहुत अच्छे हैं, मतलब आ गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, हाँ चलो भाई, ये क्या, तो राजर्षि तुल्य राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे है? राजिम से है। देखो अब यहाँ पर देखो, राजर्षि तुल्य शासक भीमसेन द्वितीय का भी संबंध राजिम के जो ताम्रपत्र है आरंग से प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार इस वंश के 6 शासकों ने आरंग क्षेत्र में शासन किया। ठीक है, राजिम के जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसे जानकारी मिलता है कि 6 वंश है ना, मतलब जो राजर्षि तुल्यकुल के जो 6 राजा थे वो आरंग क्षेत्र में शासन किया, ऐसी जानकारी मिलता है। ठीक है, चलो भाई, है ना। अब आते हैं अपन यहाँ, इधर देखो, गामस कोसली शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? बताओ, बताओ, गामस कोसलीय शब्द, है ना, गामस कोसलीय शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है, बताओ। अच्छा, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि क्वेश्चंस कहाँ पे, कहीं पे पढ़े हो इसको? बिल्कुल पढ़े हैं सर। कहाँ पढ़े हो भाई? कौन से वंश में पढ़े हो ये तो बताओ। तो मैं बताऊं, तो इसको हम कहाँ पढ़े हैं? मित्र वंश का जो अपन ये है, चंद्रमित्र जिसके संस्थापक हैं मित्र वंश के, इसी वाले चैप्टर में हम, मतलब इसी टॉपिक में हम लोग पढ़े थे इसको, है ना। गामस कोसली शब्द है, इस वंश के जो शासक थे ना, उसके जो, है ना, कौशल ग्राम, है ना, जिसको हम लोग गामस कोसली शब्द बोल रहे हैं, कौशल ग्राम लिखा था, वो भी गामस कोसली लिपि में। ठीक है, गामस कोसली लिपि, ठीक है भाई, गामस कोसली लिपि में लिखा था, है ना। और जो रवि मित्र के जो सिक्के मिले हैं उसमें मल्हार टकसाल चिन्ह नहीं था। ठीक, तो ये अपन मित्र वंश के हैं, और ये जो कौन सी लिपि में उत्कीर्ण है? तो भैया ब्राह्मी लिपि में, ये बात ध्यान रखना। गामस कोसली शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये देख लो भाई, मल्हार के निकट प्राप्त मुद्रा में ब्राह्मी लिपि में गामस कोसली शब्द उत्कीर्ण है, ऐसा करके बोला गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? ये व्यापम असिस्टेंट टीचर 2023 में पूछा गया है ना। तो ये हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है, ये जो अभी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 3, है ना, असिस्टेंट टीचर, ये सब के लिए एकदम हेल्पफुल है भाई। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत मजा भी आ रहा है अगर एमसीक्यू सॉल्व करने में, तो भाई प्लीज एक लाइक जरूर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। ठीक है, तो चलो, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है?
क्या कौशल है, क्या उत्तर कौशल है, क्या दक्षिण कौशल है, क्या इनमें से कोई नहीं है? बोल देना। नहीं इनमें से कोई नहीं है करके ऑप्शन मत देना, मतलब मत बोलना। ठीक है, तो भैया इसका सही आंसर कौन सा है? अपन दक्षिण कौशल, ऑप्शन बी। ठीक, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है भैया? दक्षिण कौशल। ठीक है ना। अब देखो, रामायण काल, गुप्त काल, कलचुरी काल में कौन कौन से? रामायण काल, गुप्त काल, कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदानी उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। ठीक, चलो भैया अब आते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त जो पुराना शैल चित्र है ना, निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। कौन सा ऐसा जगह दिख रहा है इसमें से जो रायगढ़ का नहीं है? बचनाझार इसके तो पढ़े हैं, ये रायगढ़ में है। बेनीपाट ये भी पढ़ा हूँ, ये भी रायगढ़ में है। देखो भाई, अमर गुफा ये रायगढ़ में है ना। मटनार ये रायगढ़ जिले में नहीं है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मटनार जो है कौन से जिले में स्थित है? मटनार बस्तर जिले में स्थित है। देखो, मटनार बस्तर जिले में स्थित है। शेष शिखर, बचनाझार, बेनीपट्टा, अमर गुफा ये रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, चलो भैया। ठीक है, देखो इसमें दंडकारण्य में राम के आगमन की कथा किस लोक महाकाव्य में प्रस्तुत की गई है? दंडकारण्य में राम के आगमन की कथा किस लोक महाकाव्य में प्रस्तुत की गई है? तो देखो, भगवान राम सबके अंदर विराजते हैं, तो हम भी राम, तो छत्तीसगढ़ी का बोलो, हम मु राम, हम मु राम। तो ह से हल्बी, हल्बी राम कथा। हम मुंह से मुरिया राम कथा। ठीक, हमू राम और मारिया राम कथा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। दंडकारण्य में राम के आगमन की कथा हल्बी, मारिया, मुरिया राम कथा तीनों महाकाव्यों में मिलती है। ठीक है, हाँ भाई चलो। अब देखो इधर, ये भी रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्रों में मुख्य रूप से चित्रकारी किस रंग से की गई है? तो भैया गहरी के रंग। रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्र में मुख्य रूप से कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? तो गहरी के रंग। और अगर लाल रंग भी दिया होता तो हम लोग लाल रंग भी करते। ठीक है, देखो ये ऑप्शन, इसको देखो भैया, इधर देखो, ये क्या दिया है? रायगढ़ के कबरापाड़ के प्रागैतिहासिक शैल चित्र का रंग मुख्यतः गैरिक या गेरुआ है। इसके शोधकर्ता कौन है? अमरनाथ दत्त है। ठीक है, रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त। ठीक, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो भैया कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है, इसको सब जानते हैं, है कि नहीं? हाँ, और कौन सी कालीन स्थल है ये? तो कबरा पहाड़ जो है ये अपन मध्य पाषाण कालीन स्थल है, इसका आंसर दिख गया यार। चलो कोई। निम्नलिखित में से किस जिले में जोगीमारा गुफाएं स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में जोगीमारा गुफा स्थित है? तो भैया हम जानते हैं, ये जसपुर में नहीं है, बिलासपुर में नहीं है, कवर्धा में नहीं है ना? कवर्धा में तो मैं रहता हूँ। गजब कर दिए यार। ठीक, और सरगुजा इसका सही आंसर है हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में जोगीमारा गुफा है? ठीक है, ये तो जान के लिए जोगीमारा गुफा में है, सरगुजा जिले में, ऐसे करके। सरगुजा जिले में कहाँ पर है? तो सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित, ठीक है, गुफा है जोगीमारा की गुफा। साथ ही यहाँ सीता बेंगरा की भी गुफा है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रख। ठीक है, और जोगीमारा की गुफा से कौन से काल का क्या मिला है भाई? यहाँ से, है ना, जोगीमारा की गुफा को जो है वरुण का मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। और साथ ही यहाँ पे जोगीमारा की गुफा और सीता स्थलों की खोज
ठीक है। जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा की खोज कौन किया था? एक नाम मुंह पे है, याद नहीं आ रहा है उसका। कोई तो है, रुको। देखो इसमें, ठीक, याद आया। जो जो जोगीमारा की गुफा है और सीता बेंगरा की गुफा है, इसकी खोज कर्नल आउसले के द्वारा, किसके द्वारा? कर्नल आउसले के द्वारा 1848, है ना? 1848 क्या ईस्वी की ईसा पूर्व, ये बताओ यार। ये डाउट मेरे को है अब। ठीक है, ये वाला डाउट तो मेरे को हो गया कि ईसा पूर्व है कि ईस्वी है। तो वो क्या है, सन 1848 है, तो भाई ईस्वी लिखेंगे कि ईसा पूर्व लिखेंगे, तो सन मतलब ईस्वी लिखेंगे। ठीक, तो कर्नल आउस्ले के द्वारा 1848 ईस्वी में किया गया था खोज। ठीक है, ये हो गया। ईसा पूर्व बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो, हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जोगी मारा, मैं बताया ना, जोगी मारा की गुफा सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। इसके अलावा ये कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में है? तो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। और साथ ही यहाँ से प्रेम शिलालेख भी मिलता है, जो कौन से काल का है? मौर्य काल का है ना? मौर्य काल का है। ठीक है भैया, कौन से काल का है? मौर्य काल का है ना? देवदासी सुतुन का और देवदत्त, है ना, देवदत्त देवदीन का प्रेम गाथा का उल्लेख मिलता है इस यहाँ पे जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसका। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। ठीक है, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ज्ञान दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है? ठीक है, तो सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में कौन से बौद्धाचार्य के ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है? तो भैया आनंद प्रभु। नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे आंसर जिन घोष आएगा। ठीक है, हाँ, जिन घोष इसका सही आंसर है। तो सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शिलालेख है, उसमें आ, बौद्ध आचार्य जिन घोष को ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, चलो भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में यही एक और क्वेश्चन बना है, देखिए क्या। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला है देखो, सिरपुर में एक दान शिलालेख में निम्नलिखित बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेखित है ना? सिरपुर में प्राप्त एक दान शिलालेख में कौन से बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेखित है बोला है? वो क्या क्या बोले हैं कि पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शिलालेख है, उसमें किस बौद्ध आचार्य को गांव दान देने का उल्लेख है, ऐसे बोला है उसमें। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि उस दान शिलालेख में किस बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्ध घोष होगा। ठीक है, हाँ, क्या होगा इसका सही आंसर? बुद्ध घोष। नहीं, देखो भाई, अब वो जिन घोष है तो इसको भूत घोष लिखूंगा ऐसे सोचोगे तो गलत हो जाएगा, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है? आनंद प्रभु। ठीक है, वहां पे उसका आंसर क्या था? क्या था उसका आंसर? जिन घोष। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ये पूछ रहा है, इस ये क्वेश्चन व क्वेश्चन दोनों बहुत डिफरेंट है ना। ये बोल रहा है कि जो सिरपुर में जो दान शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसमें किस बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेख, ठीक है ना? तो आनंद प्रभु। और वो क्या बोलता है कि पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का, है ना, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है सिरपुर से, उसमें ग्राम दान देने का उल्लेख है ना? किस बौद्ध आचार्य को? बताओ तो। जिन घोष को। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंट होता है, बस पूछने का तरीका बदल देता है भाई, तो उसको ध्यान रखना।
ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखो दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है भाई, है ना। कौन से बौद्धाचार्य को गांव दान देने का उल्लेख मिलता है, ऐसा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, उसमें किसका नाम उल्लेखित है बोला है ना। वो भी बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेखित है करके वो बोला है, इसमें किसको दान दिया गया करके उल्लेखित है, उसमें किस बौद्ध आचार्य का उल्लेख मिलता है ऐसा करके बोला है। ये मिला है किसको गांव दान दिया गया है ऐसे करके उल्लेख मिलता है बोला है। ठीक, बार बार बोल रहा हूँ गला फाड़ फाड़ के, तो इसका मतलब निकलना चाहिए भैया। ठीक है, अब देखो बस्तर के गंगवंशी शासक किस स्थान से आए थे। तो बस्तर के गंगवंशी शासक जगन्नाथपुरी क्षेत्र से आए थे भैया। ठीक है, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी क्षेत्र से आए थे अपन। हाँ, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आप देखे हो, जो गांव तरफ से बिलोंग करता है वो, या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं यार एक चीज को। ठीक, कि घर में जो बड़ा, मान के चलो कि घर में दो बेटे हैं। ठीक है, घर में दो बेटे हैं, तो जो बड़ा बेटा होता है ना, उसका शादी हो जाए और छोटे बेटा का शादी हो जाए, तो इसकी जो पत्नी होती है और इसकी जो पत्नी होती है, इसको देखना। इसकी पत्नी इसको क्या बोलेगा, देवर बोलेगा। इसकी पत्नी इसको क्या बोलेगा, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, तो वही ज्येष्ठिका ग्राम, तो ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, समझ में आया? हाँ, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता है, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक भाई, चलो। निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में से किसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने धारण किया था भाई सकल कौशलाधिपति की उपाधि। हम्म, तो मैं बताता हूँ। महाशिवगुप्त तिवर्देव ने कौशल और उत्कल क्षेत्र को जीतकर सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक, कौन से पांडुवंशी शासक, भाई महाशिव तिवर्देव नाम के पांडुवंशी शासक ने कौशल और उत्कल क्षेत्र को जीतकर सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अच्छा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है भैया, देखो ये वाक्य हमें अच्छा जानकारी दे रहा है ना, बहुत बढ़िया भाई। अड़भार ताम्रपत्र के अनुसार, कौन से ताम्रपत्र के अनुसार, अड़भार, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, अड़भार ताम्रपत्र के अनुसार पांडुवंशी शासक तिवर्देव या त्रिवर्देव ने कौशल तथा उत्कल क्षेत्र को जीतकर सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। है ना, राजिम बोंदा और बड़ौदा ताम्रपत्र से तिवर्देव के संबंध में जानकारी मिलता है। 2 12, ठीक है, तो 2 12 मतलब दो ठो बा आएगा, एक बोंदा और बालोदा, है ना, बलौदा और राशि राजिम। ठीक है, तो अड़भार ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलता है कि महाशिव तिवर्देव जो है कौशल उत्कर्ष क्षेत्र को जीतकर सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी। और साथ ही इसकी जानकारी राजिम बोंदा और बलौदा क्षेत्र से भी होता है, जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए वहां से, उससे भी होता है, इसका उल्लेख, उसकी पुष्टि होती है। ठीक है, सरबपुरी राजवंश की राज मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता था, सरबपुरी राजवंश की राज मुद्रा में कौन सा चिन्ह मिलता था। अच्छा ये बताओ, कोई सरबपुरी शासक का नाम बताओ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ प्रसन्न मात्र। ठीक है, प्रसन्न मात्र जो सरबपुरी शासक था, है कि नहीं, है ना। और इसके जो सिक्के मिले हैं उसमें अपने को क्या मिलता है, गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वैष्णव भक्त हुए कि नहीं। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं बड़े भैया कि सरबपुरी राजवंश की मुद्रा में कौन सा चिन्ह मिलता है, तो भैया गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है, यही इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ,
ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी ये देखो। ठीक, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 47 पे जाएंगे। ठीक है, तो बस्तर के जो काकतीय राजवंश के शासक है उसको सही क्रम में जमाना है। उससे पहले ये बताओ कि बस्तर के काकतीय वंश यानी कि चालुक्य वंश राजवंश के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये जो गोला में है ना अंडा के जैसे, अन्नम देव, इनको माना जाता है। ठीक है, चलो बताते हैं भैया इसका सही क्रम क्या है। इसका ट्रिक बनाया है मैंने, भाप नाप। भाप से हो जाएगा भैरव भैरव देव, दूसरा प से प्रताप राज देव, है ना, और नहीं, पुरुषोत्तम देव आएगा। भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, है ना, पुरुषोत्तम देव, नाप से हो जाएगा नरसिंह देव और प्रताप राज देव। ठीक है, तो भाप नाप, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, प्रताप राज देव। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है ना, ये देखो ये यहाँ पे दिए है बसर के काकतीय शासकों का शासन काल का सही क्रम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिक कालीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? देखो, अमोदा और सलोनी की इसमें मेरे को भी कंफ्यूजन है, दोनों में से एक है लेकिन। ठीक है, तो बिलासपुर जिला के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन, सर्वाधिकारीन मतलब क्या? सबसे बड़े अधिकारी पुरुषोत्तम को कौन सा गांव दान में दिया गया था? तो सलोनी ग्राम। ठीक है, अब भाई देखना, पुरुष, पुरुषोत्तम में क्या आ रहा है? पुरुष। और जो पुरुष होते हैं ना वो सलोनी को दबा के खाते हैं, क्यों? अभी महिलाएं खाएगी तो सलोनी जानते तो हो पेट को खराब भी कर सकता है कि नहीं? ऐसे ट्रिक बना के कर लेना यार इसको। मतलब पुरुष को सलोनी पसंद है तो पुरुषोत्तम जो सर्वाधिकारीन, सर्वाधिकारीन जो पुरुषोत्तम है ना, इसको सलोनी गांव दान दिया गया था, ऐसे समझ जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, देवपाल मोची का संबंध कौन से स्थान से है? खल्लारी, है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो देवपाल मोची का संबंध किस स्थान से है भैया? खल्लारी से। ठीक है, तो देवपाल मोची ने, ये देखो, देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, खल्लारी कहाँ है भैया? जांजगीर चांपा में, है कि नहीं? हाँ, तो है ना, देवपाल मोची ने खल्लारी में क्या किया था? देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरुषपाल, ये देखो, बोला था ना मैं, ये आ गया देख। पुरुषपाल शिलालेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? तो सोमेश्वर देव प्रथम, मैं बताया था ना उसमें। हाँ, पुरुषपाल शिलालेख कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखा गया? संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखा गया। पुरुषपाल शिलालेख का संबंध सोमेश्वर देव प्रथम से है, जिसमें जानकारी ये मिलता है कि इसने मधुरांतक देव का वध किया था। ऐसे करके बताया था कि नहीं बताया? ठीक है, चलो भी इसको देखो। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है ना? कुमार वर्दत श्री, है ना। अब देखो इसमें क्या जानकारी मिलता है भाई, इस शिलालेख जो अपन शक्ति जिले के गुंजी दमोदरा जिसको ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं, है ना, वहां से कुमार वर्दत श्री का ये जानकारी मिलता है गाइस, है ना, कि इसने अपनी आयु बढ़ाने के लिए एक एक हजार गायों का 2 बार, यानी कि हो गया कितना, कुल 2000 गायों का दान ब्राह्मणों को दिया था, ऐसा जानकारी मिलता है इस शिलालेख से। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
ये है। ठीक, इसमें ये गांव मतलब आयु बढ़ाने वाला ये ये नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, लेकिन आयु बढ़ाने के लिए, है ना, लेकिन आयु बढ़ाने के लिए ये अपन गांव को मतलब ब्राह्मणों को दान दिया था, 2 बार 1,000 गायों का दान दिया था। ठीक। सुरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? ठीक है, सुरबल जो है वो मैकल का पांडुवंशी शासक था जिसका ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। हाँ, ये देखो, पांडव, इसमें पांडव वंश दिया है लेकिन असल में वो पांडु वंश है ना। और इस वंश के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो बमनी से जो, है ना, बमनी से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वहां से होती है। ठीक है। अब ये देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन आया फिर, और इसका आंसर फिर से देख गया। मणिनाग वंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख कब का है ना? मैं बताता हूँ, 1349 ईस्वी में। ठीक है कि नहीं? 1349 ईस्वी, ऑप्शन बी सही है इसका। रामचंद्र देव नामक मणिनाग वंशी राजा ने मड़वा महल मंदिर शिलालेख का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1349 ईस्वी की बात है ये। ठीक है गाइस, है ना, 1349 ईस्वी में रामचंद्र देव नामक खड़ीनाग वंशी शासक ने क्या किया था? मड़वा महल मंदिर में शिलालेख का निर्माण करवाया था, जिसमें यह भी जानकारी मिलता है कि इसमें फड़ी नागवंशी राजाओं का पूरे वंशजों के नाम थे, मतलब ये तो वंशावली था। ठीक है। हाँ, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 54 है ना, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में, बताओ? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तेंगना से। ठीक है, कहाँ से? तेंगना से हुआ है। महापाषाण युगीन सभ्यता का अवशेष तेंगना से प्राप्त हुआ है, जो रायगढ़ का स्थल है भैया। तेंगना। ठीक है, तो कहाँ से हुआ है भैया? रायगढ़ के तेंगना से, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? छत्तीसगढ़ के मल्हार से निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? पहली बात तो कि छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान से सिमुक नाम के प्रतापी राजा का क्या नहीं मिला है? सिक्का प्राप्त हुआ ही नहीं है भैया। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो है ना। अच्छा, सिमुक को सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो सिमुक का। ठीक है। उसके बाद बस्तर में, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना 1023 ईस्वी में हुआ था, है ना। और 1313 ईस्वी में कौन अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव का कौन वध किया था? बताओ। अच्छा, कौन वध किया था ना, इसको आप बता देना, ठीक है, कमेंट में। ठीक है भाई, हरिश्चंद्र देव जो है अंतिम शासक है, बताया था ना। 1313 ईस्वी में, क्या है ना, सब चीज मैं नहीं बता सकता भैया, सही बात है कि नहीं? हाँ, कुछ चीजें अपने से कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी भैया? 1023 ईस्वी में। और से 1313 ईस्वी में इसके अंतिम शासक जीपीएससी
प्री 2021 में आया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक ने अपना पहला अपना राज्य स्थापित किया। अब भाई जो लोग पढ़े हैं वो उसको ही पता होगा कि ये पहला कथन सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा कौन था? प्रवरसेन प्रथम हुआ। ठीक है, ये भी सही है भाई, जो पढ़े होंगे उनको पता है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। गलत। विंध्य शक्ति कौन था? प्रवरसेन का पिता था। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद निम्न शासकों के नाम और उसके राजवंश से सम्मिलित कीजिए करके बोला है। अब यहाँ तो सब चीज दिख ही रहा है भाई, और क्या बताना बाकी है। कन्हड़ देव का क्या हो जाएगा? पांडुवंशी शासक होगा क्या? नहीं, छिन्नकनावंशी शासक। स्कंदवर्मन का नलवंशी शासक। दुर्गराज का सरहवंशी शासक। सरहपुरी वंश की शासक हर्षगुप्त का पांडुवंशी शासक। ठीक है, और महारानी वाष्टा को पता है ना? ठीक, बस। पहला का चौथा, ए का चौथा किसमें दिख रहा है देखो तो भाई। ए का चौथा ये इसमें, और बी का पहला, तो ऑप्शन सी ये सही है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देख लेना। किरारी का जो शक्ति जिले के किरारी गांव से जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए, इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, चलो, है ना, फुल डिटेल में। उल्लेख, अच्छा पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे, है कि नहीं। चलो, किरारी के जो यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्र कौन था? अभियंता था, वो एक मुख्य स्त्री था। मिस्त्री, मिस्त्री, स्त्री नहीं, मिस्त्री है ना। ठीक है भैया, चलो। ठीक, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि क्या प्राप्त हुआ था, है ना। कहाँ से मिला था भाई? किरारी। कहाँ कहाँ का है ये किरारी? ये शक्ति जिले का है। क्या चीज मिला था भैया? काष्ठ काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ, ठीक है। किरारी, शक्ति जिले के किरारी गांव से प्राप्त हुआ था। क्या करते करते मिला था ये? तो हीरा बांध नामक तालाब से, है ना, हीरा बांध नामक तालाब से कांप मिट्टी निकालने के समय ये जो काष्ठ स्तंभ, ये यज्ञ स्तंभ है, इसकी खोज हुई थी। उस समय ये कितना था? ये 16 फीट और 9 इंच था। 9 इंच था। लेकिन अभी ये कितना है भैया? वर्तमान में ये 9 फीट और 4 इंच है। समझ में आ रहा है ना। और ये कौन सी, मतलब किससे बना है, कौन सी लकड़ी का बना है ये? तो ये अपन क्या बोलते हैं, बीजा और साल की लकड़ी से बना है। बीजा व साल की लकड़ी से बना है। ठीक है, और इस यज्ञ स्तंभ लेख में 18 कर्मचारियों के नाम एवं पद का उल्लेख मिलता है। और उसी 18 कर्मचारियों के पद के नाम में से पहला है अपन, मतलब क्रम में नहीं बता रहा हूँ, उन्हीं में से एक है क्या? कुल पुत्र अभियंता, जिसको हम लोग मुख्य स्त्री बोलते हैं, वो है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। और वर्तमान में ये जो यज्ञ स्तंभ लेख है, वो महंत घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ठीक भाई, देखो,
निम्न पांडुवंशी राजाओं को उनकी कार्यकाल अवधि के अनुसार क्रम में सजाइए करके बोला है। ठीक है, तो बता देता हूँ। इंद्रबल, ये वास्तु है ना, पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इंद्रबल को। तो पहला तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें कि तीसरा किसमें है, जहां पे सबसे पहले में तीसरा आ गया ना, वही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी ये सही है, ऐसे दिमाग लगाना है। ठीक, अब उसके बाद नंददेव प्रथम दूसरा आ गया, उसके बाद महर्षि तिवर्देव आ गया, उसके बाद हर्षगुप्त आ गया। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा ये जो 30 एमसीक्यू का क्या था, टारगेट था, वो आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो भैया अगर ये क्लास आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो अच्छे दोस्त हैं, है ना, और खराब हो गए तो भी उनके पढ़ने के लिए, उनके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे जो ये इस वीडियो है उसको उन तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एमसीक्यू क्लास में या वीडियो लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।